बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं जिन्ना हाउस में मौजूद हूँ 9 मई के हवाले से। 9 मई के मुतालिक मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अनबियरेबल पेन, अनबियरेबल पेन, अनबियरेबल पेन फॉर पाकिस्तान, फॉर एवरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी। बस यानी इसको अगर आप अल्फाज में ढालना भी चाहें आप नहीं ढाल सकते। आज इसी सिलसिले में यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी आए हैं अपने जज्बात का इजहार करने। काश 9 मई ना होता, हम कोई खुशी से यहाँ ये दिन नहीं मना रहे, काश ये स्टिग्मा ना होता, हम तो यही कह सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं ये आज के दिन क्या पैगाम देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर 9 मई पाकिस्तानी कैसे देखते हैं? 9 मई के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा स्याह दबा है जिसको क़यामत तक नहीं मिटाया जा सकता। दुश्मन की वो तमाम तर ताकतें जो पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी, जो मेरे मुल्क के बासियों ने एक मकरू किरदार की सूरत में दुनिया के सामने इस तरह यहाँ किया कि आज हमारे सर शर्म से झुक रहे हैं। इंतहाई शर्म की बात यह है कि पूरे आलम कुफर ने 2000 की दिहाई में ये कहा था कि पाकिस्तान नो मोर इन द मैप ऑफ वर्ल्ड, लेकिन उन तमाम लोगों की साजिशें, उन तमाम लोगों की करतूतें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगी, वो नाकाम हो गए। लेकिन वो काम जो दुश्मन नहीं कर सका, मेरे मुल्क के नौजवानों से इस अंदाज में करवाया गया कि आज हमारा सर शर्म से झुक रहा है। मैं इस सिलसिले में एक अर्ज़ करना चाहूँगा, हाथों से इत्मीनान का सूरज गिरा दिया, तूने किया भी तो क्या किया, अरे बदबख्त, मैंने तुम्हें चिराग जलाने को कहा था, तूने बढ़कर मेरा नशेमन जला दिया। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि आज फिर नौजवान को ये एहसास हो रहा है कि मैं जिन मकरू हाथों में खेला हूँ, इस अर्ज़े मुक़द्दस की मट्टी का एक एक चप्पा, एक एक ज़र्रा मेरे लिए उस तरह मुक़द्दम है जिस तरह मेरी अपनी माँ की इज़्ज़त मुक़द्दम है। और मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मेरे मुल्क का वो तमाम नौजवान जो इन मकरू हाथों में खेला है, आज शर्मिंदगी से उनके सर झुके हुए हैं और उनके इस किरदार की वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम आज ये दिन मनाने पर मजबूर हो रही है। 9 मई आप एक आम पाकिस्तानी हैं, इस दिन को कैसे देखते? और दूसरा कि फ्यूचर में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ऐसा ना करे, ताकि क़यामत ना हो कि ऐसे दिन को अवॉइड किया जाए, हमें मिनहसुल कौम कौन से स्टेप लेने हैं? जैसे कि 9 मई का दिन आता है तो मेरा ख्याल है जैसे हमारे समझ आती है तो हम खून के आंसू भी रोए तो वो कम है, क्योंकि ये इसमें पाकिस्तान की सालमियत का है और उम्मत मुसलमान का था। क्योंकि हम एक मुसलमान जो है ना, अगर आपस में अगर इस तरह के इंतशार का शिकार होंगे तो बाहर की जो कुफ्र की कुव्वत है उसको हम फेस नहीं कर सकते। आज हमारा तमाशा उड़ाया गया कि हमारे अपने पाकिस्तानी जो इस आर्मी पे फख्र करते थे, आज भी हमारे दिल धड़कते हैं फौज के लिए। हमारी फौज पूरी दुनिया की ताकतवर फौज है और मैं उनका सल्यूट पेश करता हूं कि आर्मी ने अपने अवाम को कुछ नहीं कहा, भले वो जिस कदर भी वो इंतशार पे तुले, तो क्योंकि उन्होंने वो बड़े किरदार के मालिक थे और बड़ा इंसान जो है ना वो कमजोर पे नहीं। हमारी अवाम बेशक ताकतवर है, लेकिन हमारी जो आर्मी है वो हमारी रूह भी है, हमारा जिस्म भी है, हमारी इज्जत भी, हमारी आन भी है, हमारी शान भी है। हम उससे हैं। पाकिस्तान अगर कायम है तो हमारी आर्मी की तरफ से है। और मैं ये एक पैगाम देना चाहूंगा कि हम अपने खून को पेश कर दें, लेकिन हमारी जिस्म पे यानी वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन हमारी आर्मी को, हमारी इस जो हमारी हिफाजत करने वाले इनकी तरफ यानी एक हमारा कदम न बढ़े। तो मैं वो आर्मी तो हमारा वो वजूद है ना कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। तो मैं सल्यूट करता हूं अपनी आर्मी को कि जिसके दम से ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक पावरफुल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।
माशाल्लाह। नहीं, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ। एक सवाल और आपसे पूछूंगा, आपने यकीन करें आर्मी की जो मोहब्बत आपके दिल में है, जी जी, मैं बड़े इंटरव्यूज़ लेता हूँ, हर कोई करता है, पाक फौज से, शोहदा से, हम हर सब कोई मोहब्बत करते हैं, लेकिन ताड़े कोई ख़ास कुटी गई है मोहब्बत है, कहती की वजह है? इसकी वजह यह है कि जो अपने मुल्क से प्यार करता है, अपनी कौम से प्यार करता है, तो खुदा की कसम उसके दिल में आर्मी की मोहब्बत इस तरह है जैसे अपनी धरती माँ की है, अपनी माँ बाप की मोहब्बत है। माँ बाप की मोहब्बत हमारी आर्मी है, फिजाइया है और नेवी है और बहरिया है। हम इस पे फख्र करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया भी हमें यानी देखती है तो उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान को एक मजबूत कुव्वत है। और ये इंशाअल्लाह अजीज, ये एक जो जिन्होंने ये घटिया रोल अदा किया 9 मई का, मेरे ख्याल में आज भी वो शर्म से टकरे मार रहे होंगे कि हमसे अच्छा ना हुआ। इंशाल्लाह 9 मई वाले दिन जब आपने सारा अलमनाक ये जो वकूआ देखा, मैं अनबियरेबल पेन कह रहा हूँ, अनबियरेबल मिजरीज कह रहा हूँ, यानी ये नाकाबिले बर्दाश्त, तो आपकी क्या हालत थी? अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताओ। हम तो खुदा की कसम ऐसे मुरझा गए थे कि जैसे हम सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में बाहर की कुव्वतें तो जो भी करें हम उनके सामने से खड़े होते हैं, लेकिन एक तो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, हमारी अपनी अवाम है ना, तो उनके ऊपर हम जुल्म कर सकते थे। लेकिन एक पैगाम देता हूं कि ऐसा रोल, खुदा की कसम, अपनी जानों पे खेल जाना, लेकिन इस तरह का घटिया और छोटा किरदार ना करना, क्योंकि आप मुसलमान हैं और मुसलमान का ये शेवा नहीं है, ये शेवा नहीं है जिस पे हम नाज करते हैं। उनके लिए सल्यूट ही रहने चाहिए हमेशा के लिए। और मैं ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को भी सल्यूट पेश करता हूं कि उसने बड़े कमजोर हालात में पाकिस्तान को एक अपनी ग्रिप में लिया और इसे फिर से इंशाल्लाह उसी जगह पे खड़ा कर दिया है कि जहां से हम लोग डगमगा रहे थे। तो मैं ये सारा क्रेडिट मेरा ख्याल है आर्मी को ही जाता है, और इंशाल्लाह जब तक आर्मी कायम है पाकिस्तान भी कायम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आप आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम है? मैं इस दिन के हवाले से खुसूसन ये कहूँगा कि रियासत जो है ना, धरती माँ होती है, और रियासती जो इदारे होते हैं, फ़ौज होती है या उनकी जो इंस्टॉलेशंस होती हैं, जो भी ये अलामत होती है, फ़ौज मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देती है, हमारे मुल्क का दिफा करती है। तो हमारी सियासत जो है वो वतन से बालातर नहीं होनी चाहिए। हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा ये होता है कि जो शोहदा जो वतन की खातिर कुर्बानियाँ देते हैं, जिस बहैसियत सिविलन शहरी हम जंग महाज पे तो नहीं लड़ते, हम उन यादगारों को सल्यूट पेश करते हैं, हम उन यादगारों की हिफाजत करते हैं, हम कौमी तनसीबात की बहैसियत शहरी हिफाजत करते हैं। हमारी यही ज़िम्मेदारी होती है, यही हमारी हुब्बुल वतनी इसी से साबित होती है कि हम रियासत अपनी धरती माँ से प्यार करते हैं, तो हम रियासती इदारों की भी हिफाजत करें, हम उन अमलाक की भी हिफाजत करें, हम अपने सियासी और घटिया छोटे अज़ाइम के लिए अपने रियासती इदारों को, अपने वतन की सालमियत को, अपने मुल्क की इज़्ज़त को दाव पर ना लगाएं। जब कोई सियासी पार्टी या सियासी लोग किसी बहकावे में आके अपने ही वतन की इन अमलाक पे हमला करते हैं, अपनी ही रियासत पर हमला करते हैं, अपने ही रियासती इदारों पे हमला करते हैं, तो ये दुनिया के लिए भी जागनसाई होती है, और रियासत की कमज़ोरी के जो काम दुश्मन बाहर से नहीं कर सकता वो अंदर के लोगों से वो करवाता है। तो 9 मई इस हवाले से एक ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, ऐसा नाकाबिले फरामोश सानिया है कि जो मैं समझता हूँ सुकूत ढाका के बाद ये बुलाया नहीं जा सकता, और ये हमें हर साल मनाना पड़ेगा, मनाना चाहिए। और इस याद के साथ ये चीज़ें कि हमसे क्या गलती हुई और हमें सीखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को और तमाम जो लोग मुल्क की तरक्की का सोचने वाले हैं उनको इस दिन का पैगाम हर बच्चे को पहुँचाना पड़ेगा कि हमारी आने वाली नस्लें दोबारा ये गलती ना कर सकें। वी बिलोंग्स टू आर्मी, आर्मी बिलोंग्स टू अस। हम आर्मी से, आर्मी हमसे। हर मुल्क में आर्मी इसीलिए बनाई जाती है कि आर्मी मुल्क का दिफा करती है, तहफ़्फ़ुज़ करती है। और पाकिस्तान फ़ौज तो शोहदा की वारिस है, पाकिस्तान आर्मी तो आलम इस्लाम की काबिल फ़ख्र फ़ोर्स है, ये एक फ़ौज नहीं है। और 9 मई का हमला सच है, ये फ़ौज पे हमला नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान पे हमला था। इस दिन पाकिस्तान ज़ख्मी हुआ, उस दिन जिना उस नहीं जला, उस दिन पाकिस्तान जला है। उस दिन आपने धरती माँ के उन शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया गया जिन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी।
تو میرے خیال میں یہ ایک جو ہے کہ آرمی سے پیار کرنا، ملک سے پیار کرتے ہیں تو ریاستی اداروں سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ریاستی اداروں کی علامت ہے. فوج ہماری ریاست کی محافظ ہے، ہمیں فوج سے پیار کرنا. یہ شہداء کی وارث فوج ہے، یہ ملک کی نگرانی کرنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں اختلافات ملک کے اندر ہوتے ہیں، ملک سے بالا تر نہیں ہوتے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ویئرس میں آج آپ کو بات بتاؤں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ جس مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں، آپ جس مرضی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں، آپ کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی لیڈر پسند ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی لیڈر جو ہے پسند نہیں ہوتا. یہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ جسے کہتے ہیں نا پریکٹسز چلتی ہیں، اور اسی سے عوام کو شعور آتا ہے. لیکن آئی بلیو کہ میرے اور آپ کے منہ سے نکلے گئے جو الفاظ ہیں وہ اس فوجی کے گھر، وہ اس فوجی کی ماں، وہ اس فوجی کی بہن، وہ اس فوجی کے بیٹے، وہ اس فوجی کے بھائی جو چاہے اس دنیا میں ہے یا اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو زیادہ تکلیف دہ ہے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے جذبات کو ہرٹ نہ کریں. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. ایک شخص ہے وہ 30-40 ہزار تنخواہ میں ریتلے علاقے میں ہے، بارڈر پہ ہے، وہ کشمیر کے پہاڑوں پہ ہے، وہ سانپ کے بیچ میں ہے، وہ دریا کے بیچ میں ہے، وہ سمندر کا سینہ چیرتا ہوا جا رہا ہے، وہ سیلاب میں آپ کے میری مدد کرنے آ رہا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ جب ہم بے قابو ہو کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں، کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ یا اس ادارے کے افراد کے ساتھ انصاف کرتے ہیں جو ہموطن گوشت جو 24 گھنٹے ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں؟ دس از مائی پوائنٹ. السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ جی بالکل. 9 مئی یوتھ کیسے دیکھیں، یوتھ کو جس مرضی کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان آرمی کو ہمیشہ سب سے آگے رکھنا چاہیے اور سب سے اوپر رکھنا چاہیے. دیکھیں، آپ کے پاس کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی کچھ بھی آفت آتی ہے، سب سے پہلے کون آتا ہے آپ کو سنبھالنے؟ ہمیشہ پاک فوج آتی ہے. حالانکہ یہ پاک فوج کا کام نہیں ہے کہ آپ کو زلزلے سے نکالے یا کسی چیز سے نکالے. یہاں پہ کوئی بھی آفت آئے، کچھ بھی چیز آئے، آپ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ پاک فوج کی طرف. آپ نے یہ فوج کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا قائد اعظم کا. مطلب قائد اعظم کا گھر کو سیفٹی کے لیے فوج بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں یہ کتنا غلط اقدام کیا ہماری یوتھ نے. جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. یہ آپ ٹھیک ہے جس مرضی کا سپورٹ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، آپ نے سب سے پہلے فوج کو دیکھنا ہے، اور اگر فوج ہیں تو آپ ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی، کس بات کو میں نے بھی پہلے کہا تھا کہ آپ جس مرضی کو سپورٹ کریں، لیکن اداروں کو یا فوج کو بطور ادارہ ہٹ کرنا وائے سوشل میڈیا یا جو کچھ 9 مئی کو ہوا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کا جسے کہتے ہیں صدے باب کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بلکہ من حیث القوم یا ایز اے اسٹیٹ کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیں، اس واقعے کی بات کی جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت مذمتی الفاظ ہیں جی اس واقعے کے لیے. لیکن ایک چیز یہ دیکھی جائے کہ ہمیں پورٹرے ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ عوام اور ادارہ، جبکہ یہ ادارہ بھی تو عوام کا ہی ہے. انہوں نے ادارے پہ اٹیک نہیں کیا، اپنی ذات پہ اٹیک کیا. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا اس کا قصوروار ہو اور لوگ اس کے قصوروار ہوں، بیک اینڈ پہ ماسٹر پلانر کوئی بھی ہو، لیکن سمجھانے کی ضرورت یہ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ فوج پہ حملہ کرتے ہو تو سمجھو آپ اپنے گھر پہ حملہ کرتے ہو. پہ حملہ کر دیا، اپنے آپ پہ حملہ کیا. یہ فوج کو، یہ دو پارٹیز پہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک افیکٹی ہے اور ایک اٹیک کر گیا. یہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے آپ پہ حملہ کیا. تو یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب یہ مذمت وہ خود کریں گے جو لوگ اس کے قصوروار ہیں، تو تب اصل ایک جیت ہوگی اس میں میرا تو بس یہ موقف ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 9 مئی کیا کہیں گے؟ 9 مئی پہ جی جتنے دکھ کا اظہار کریں اتنا کم ہے.
9 मई 2023 का वो दिन, वो स्याह दिन, जिस दिन इस मुल्क की बदनामी का तमाशा पूरी दुनिया को दिखाने की साजिश की गई, जिस दिन इस रियासत को तोड़ने की कोशिश की गई, जिस दिन इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूं कि इसकी हम जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। और आज आप देखें कि 1 साल पहले भी हम आए, हमने आकर मजम्मत की कि इस मुल्क को तोड़ने वालों ने जो इस मुल्क के साथ किया है उसकी मजम्मत की, और आज फिर हम खड़े हैं मजम्मत करने। तो मैं समझता हूं कि अब हमारी हुकूमतों को होश के नाखून लेने चाहिए और मजम्मत से निकल के अब मुरम्मत की तरफ आना चाहिए। अगर आप मुरम्मत की तरफ नहीं आएंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरह के सानेहात होते रहेंगे जब तक आप इन लोगों को इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे। आपको नहीं लगता हमारे अंदर कहीं ना कहीं इस शऊर की कमी है कि यही फ़ौज अपनी जानें कुर्बान करती है, यही फ़ौज अपने से 10 गुना बड़ी जो रियासत है, चलें 10 नहीं 4 गुना 6 गुना 8 गुना उससे मुकाबला कर रही है, यही फ़ौज हमें एक्सटर्नल थ्रेट से बचा रही है, लेकिन हमारी आवाम के अंदर इस शऊर की कमी क्यों है? वो किस वजह से लैग कर रहे हैं? मैं पूरी आवाम की बात नहीं कर रहा, अगर कुछ सेक्शन भी ऐसे उनको कौन ये रियलाइज़ करे कि खुदा के बंदो सियासत करो मगर अदारों को हिट ना करो। सर मैं समझता हूँ कि एक नौजवान होने की हैसियत से हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग, अगर हमारे कुछ भाई गुमराही का शिकार हैं तो हम उनकी ज़हन साजी करें, उनको मोबिलाइज़ करें। और मैं समझता हूँ कि आज एक लकीर खींचने की ज़रूरत है कि लकीर के इस पार अगर मुल्क को तोड़ने वाले लोग हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, इस मुल्क को तबाह करने वाले लोग हैं, तो लकीर के इस तरफ हम सबको जो इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, जो इस मुल्क को जोड़ना चाहते हैं, जो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा हो करके हम अपने उन तमाम नौजवानों को, अपने भाइयों को गुमराही से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे इस वक्त कौम को इकट्ठा किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी है, लेकिन जो सेक्शन अभी हल्की फुल्की रेजिस्टेंस करते हैं, अपनी रिजर्वेशन शो करते हैं, सब हम कैसे एक हों मुल्क की मजबूती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुछ लोग जो आके हमारे जो नौजवानों की जहन साजी करके उनको हमारे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं, हम उन नौजवानों को कहना चाहते हैं कि अपने बड़ों से हमारी फ़ौज की कुर्बानियाँ पूछें कि किस तरह पाकिस्तान आज़ाद किया। वो कुछ तो ऐसा देखेंगे कि उन्हें पता चलेगा कि ये जो मुनाफिक लोग आ रहे हैं, ये जो आके इंतशार फैलाने के लिए पूरी प्री प्लान किया गया है, जो पार्टियों में शामिल हो गए हैं, जिस पार्टी ने हमें मतलब है कि इन नौजवानों को पकड़ा है। बेसिकली हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ आजकल के नौजवान बदतमीज़ हो गए हैं जो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं। तो हम उन भाइयों को कहते हैं, सारे नहीं है, चंद नहीं, चंद की बात ही कर रहा हूँ ना मैं, जो टोला बेसिकली जो इसके ख़िलाफ़ है हम उनकी बात ही कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि वो जो गुमराही से निकलें और पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ देखें जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हम देख रहे हैं, जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। सर हम ये लोग जागते हैं, ये अपनी कुर्बानियाँ देते हैं तो हम लोग सुकून से सोते हैं, हमारे बच्चे सुकून से सोते हैं, हमारे माँ बाप सुकून में हैं, हम बाहर फिरते हैं। तो खुदारा कोई अकल के नाखून लें और इन मुनाफिक बंदों को पहचानें और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हों। हम लोग, इनकी ज़रूरत नहीं हो, 70 सालों में जो प्लानिंग करते गए हैं तो वो मुनाफिकीन आके हमारे नौजवान लोगों को जो है वो हमारे ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। हम सब पाक आर्मी हैं और हमारी हर नौजवान जो हमारे जहन नशी उन्होंने अपने दिमाग में डलवाया हुआ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनको कह रहे हैं कि इन मुनाफिकों से बचें और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हों। हम पाकिस्तानी हैं सब। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई तुसी भी आ जाते आए हो? हाँ जी मैं भी आया हूँ जी इधर। क्या पैगाम अली भाई आप देंगे 9 मई के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को? सर मैं पैगाम तो यही दूंगा बिलाल भाई के सियासत करें, दहशत गर्दी ना करें, ठीक है, अपने इदारों को ख़राब ना करें, क्योंकि इदारे हैं तो ये मुल्क है। तो सियासत करें, ज़रूर पॉलिटिक्स करना वैसे ही अच्छी बात है, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है करना, लेकिन रियासत को तनकीद का निशाना बनाना, जुल्म का निशाना बनाना, ये बहुत गलत बात है। इस सोच को कैसे अब काउंटर किया जा सकता है? ये तो आप लोग बेहतर कर सकते हैं। आप लोग सहाफ़ी हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आपको चाहिए कि इनको पैगाम दें, अपने लोगों के थ्रू इनको मैसेज भेजें कि यार ये ना करो, ये नहीं करना चाहिए, इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ना कि इदारों को
तनकीद का निशाना, जुल्म का निशाना बनाना चाहिए। अली भाई, अभी हमने हाल ही में, बल्कि अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक देख रहे हैं, आता है जी जंग बंदी हो गई, फिर शुरू हो गई, क्या आप मार के जंग बंदी क्या आप करनी। मुझे ये बताएं, गज़ा की सूरत हाल देखकर आपके दिल में या एक आम शख्स के दिल में कि यूएनओ फेल हो गई, अरब लीग फेल हो गई, मिडल ईस्ट फेल हो गया अमन लाने के लिए, मैं कहता हूँ तमाम अदारे, तमाम मेजर पार्ट्स वहाँ अमन नहीं ला सके, जो कुछ इजराइल ने किया सब ने देखा, तो इसको देखकर आपको नहीं लगता हमें पाक फ़ौज की अहमियत और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होना चाहिए, जो शायद देखें, सबसे पहले बात, हमें तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी आंख इस मुल्क में खुली है। बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आई, बड़ी बड़ी बुरा टाइम भी आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बुरा टाइम अगर आया तो फ़ौरन निकल गया। अल्लाह का सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद बिल्कुल हमें असल में मैं बताऊँ बिलाल भाई, हमारा एक आदत बन गई है कि अल्लाह का ना शुक्र करना, ठीक है जी। हम अप्रिशिएट ही नहीं करते कुछ भी, हमारी अप्रिसिएशन जो है ना वो हमारे में से निकल चुकी है। तनकीद, बुराई तनकीद, हर वक्त बुरा, हर वक्त नेगेटिविटी, ये फैलाना एक हमारी आदत बन चुकी हुई है। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह का करम है कि हम इस मुल्क में हैं। ये मुल्क बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया है, ये मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी गज़ा को देख लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी पाकिस्तान पे, और अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान पे ऐसा टाइम आए, तो इंशाल्लाह फ़ौज है हमारी फ़ौज है, हमारा जनाब फ़ौज तहफ़्फ़ुज़ करती है और करती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर आए, आप मेरे कोलीग हैं, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं। एक जर्नलिस्ट को 9 मई के हवाले से कैसे एक्ट करना चाहिए, बल्कि अब रिएक्ट करना चाहिए? देखें, ये हमारी नज़रियाती सरहदों के ऊपर हमला हुआ था। बेसिकली ये नौजवान नस्ल को डी ट्रैक करने की कोशिश की गई थी और नौजवान नस्ल को बाकायदा एक कैंपेन के ज़रिए से डी ट्रैक किया गया था अपने रियासती अदारों के ख़िलाफ़ हमलावर होने के लिए। बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम के तहत जब कोई लीडर किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके अपनी यूथ को चलता है तो फिर उसका रिएक्शन तो आता है, और वो रिएक्शन हमें 9 मई की सूरत में देखने को मिला। साहब ने कोई 2-2.5 साल लगाए थे, ये मेहनत की थी बाकायदा। अब उससे पहले की जो उनकी पॉलिसी थी वो उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ थी, लेकिन जब वो इक़्तिदार से अलग हुए तो उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ हो गई और वो अपने रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जब हमला आवर हुए तो फिर इस यूथ ने ब्लाइंडली, चूँकि उनको फॉलो करते थे, वो एक चेंज का सिंबल थे कि पाकिस्तान में शायद कोई तब्दीली आएगी और उस तब्दीली के नतीजे के अंदर जो है वो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन चूँकि जब उनके पास खुद के पास इक़्तिदार आया और वो उस तरह से डिलीवर ना कर सके, काम ना कर सके, तो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उन्होंने रियासती अदारों के खिलाफ, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक, आपकी ओपिनियन है, ठीक है, आपकी ओपिनियन है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बदकिस्मती नहीं है अगर हम उससे पीछे चले जाए। मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लूँगा, ये जो डैश है, इसके पीछे वर्दी है, ये भी नारा लगाया गया अनफॉर्चुनेटली। फिर और भी बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स आए गए, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात भी की गई कि ये ऐसे है वैसे है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं समझता हूँ प्रॉब्लम ये है कि जब जिसका जी चाहता है फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे यहाँ 2 ही तो नारे मकबूल होते हैं, एक काम फ़ौज ने करा था, दूसरा एक काम अमेरिका ने करा था। ठीक, हमने खुद कुछ नहीं किया होता। जब हमने खुद कुछ नहीं किया होता तो खुद एहतसाबी का अमल हमारे अंदर जन्म नहीं लेता। हम इस एहसास से बालातर होकर काम करते हैं। सियासतदानों को भी अपने रवैयों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, मुझे आपको जर्नलिस्ट कम्यूनिटी को भी गौर करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल्स को भी गौर करने की ज़रूरत है, जुडिशरी को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये प्रॉब्लम हर सेक्टर के अंदर मौजूद है। जब मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ और मुझे नज़र आ रहा होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुल्क और कौम के मफाद के अंदर कर रहा हूँ, मैं ना कि अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए नहीं कर रहा। बेसिकली बदकिस्मती से ये जो वाक़या हुआ था, ये हकीकत के अंदर आपने लोगों के नज़रियात को ख़राब किया था अपनी ज़ात की खातिर, जिसकी वजह से ये मसाइल ने जन्म लिया। और आज क्या हुआ, आज अदारा सामने आके खड़ा हो गया, उसको अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए अब सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। ये बदकिस्मती है सर, मैं समझता हूँ। ये सियासतदानों की लड़ाई सियासतदानों से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई मुझसे है, मुझसे ही करनी चाहिए। आपको मुझे जो है वो अपने दूसरे फरीक से जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है, या हमें आर्मी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन शोहदा की इज़्ज़त और तकरीम की ज़रूरत है मेरी जान, जिन्होंने -50 सेंटीग्रेड के अंदर भी खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा किया और इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हमें उन ग्लेशियर्स पे खड़े नौजवानों की कदर भी करने की ज़रूरत है, हमें समंदर की तह के अंदर बैठे उस नौजवान की कदर भी करने की ज़रूरत है, और इन फ़ज़ाओं के अंदर सांस लेते
लेते हुए उस नौजवान की हिफाजत करने की ज़रूरत है, वरना अभिनंदन आया था ना पाकिस्तान के अंदर, अगर ये दिफा कमज़ोर होता तो शायद वो यहाँ पर कोई तबाही मचा के जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 27 फरवरी का दिन आज भी तारीख जो है वो इस बात की गवाही देती है कि अभिनंदन जैसे लोगों को भी हमने मार गिराया था और फिर वो उनको हमें जो है वो कर्टसी के तौर पर उनको छोड़ना पड़ा था। ये पाकिस्तान का एक कद ऊंचा हुआ था, बड़ा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि हमें उन नौजवानों को देखने की ज़रूरत है जो नौजवान इस वतन के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, और फिर उनके खिलाफ होने वाले हर प्रोपेगेंडे को डिफ्यूज़ करना ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। अरसलान, आप भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, मैं भी हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IR, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ आर्मी इन पाकिस्तान? मैं समझता हूँ आर्मी अपना डिफेंसिव रोल डिफेंस के एतबार से बड़ा ज़बरदस्त प्ले कर रही है, और आज मैं और आप जो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं ये आर्मी के रोल की वजह से है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी काबू करने के अंदर उन्होंने किरदार अदा किया, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी उन्होंने, और पाकिस्तान को हर तरह के जो बाहर का जो हमारा देखें 2200-2400 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत के साथ। भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है और उसका एक ही एजेंडा है पाकिस्तान को ख़त्म करना। हमारा 2600 किलोमीटर तवील ड्यूरन लाइन अफगानिस्तान के साथ, हमारी 950 से ज़ायद किलोमीटर बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ। आप क्या समझते हैं कि ये इतने बड़े बड़े जॉइंट जो बैठे हुए हैं और फिर इनके अंदर बड़ा आसान सॉफ्ट टारगेट्स है, रॉ के एजेंट्स जो हैं वो इन मुल्कों के अंदर बिलखुसूस अफगानिस्तान के अंदर चले जाते हैं। हमने अभी ईरान की सरहद से जो है वो कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है, हमारे पास मौजूद है। वो इन सरहदों की हिफाजत करने में फ़ौज किरदार अदा कर रही है। उसी की बदौलत मैं और आप आज सुकून की नींद सो रहे हैं। इस बात की कदर होनी चाहिए। सर, आप कभी जाएं इराक़ के अंदर, आप कभी जाएं, आप जाके लीबिया के हालात को देखें, आप गज़ा के हालात देख लें। क्या किस पाकिस्तान की तरफ जो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, वो तो अगर हम पर हमला करने की जुर्रत करे तो वो कर सकता है। वो हमसे 5, उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसके पास मैन पावर ज़्यादा है, लेकिन वो क्यों जुर्रत नहीं कर पा रहा? वो इसी पाक आर्मी की बदौलत जुर्रत नहीं कर पा रहा, वरना आपके पॉलिटिशियंस में इतना दमखम नहीं है। इस बात को जहन में रखें, पॉलिटिशियंस आपके वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे हजूर, उनके अंदर उस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं जन्म ले पा रही है। वो तो आपस के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इतना आगे बढ़ गए हैं कि उनको आपस में सिर्फ जो है वो अपनी वजारतें बांटने के अलावा, ओहदे बांटने के अलावा और फुर्सत कोई नहीं है उनको। पाकिस्तान के लिए मसाइल के लिए संजीदगी से कौन कोशिश कर रहा है? तो मैं समझता हूँ कि संजीदा कोशिश SIFC का इनिशिएटिव किसका है? आर्मी का इनिशिएटिव है। कौन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है? हाफिज़ मुनीर साहब काम कर रहे हैं, आपके सामने है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम कर रहे हैं। तो हुजूर, मैं समझता हूँ कि जो जिसका क्रेडिट होता है उसको वो मिलना चाहिए। और पाकिस्तान में जो रोल ऑफ आर्मी है, ठीक है, आर्मी की अपनी एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर रह के वो किरदार अदा करे। ये एक थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है कि अपनी डोमेन में हर अदारे को रह के काम करना चाहिए, ना कि दूसरे के अंदर जो है वो इंटरवेन करना चाहिए। लेकिन सर, एक बात जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। जब कभी कोई भी पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, पाकिस्तान कहीं पे भी नज़रियाती तौर पर भी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनकी है और प्रैक्टिकल भी उनकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस किरदार को अदा करते हुए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच अरसलान। पाकिस्तान का एक और नौजवान जो 9 मई के हवाले से बड़ी वलवला अंगेज़ तकरीर करते हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या जज्बात रखते हैं 9 मई के हवाले से। जी बेटा, छोटे भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 9 मई के हवाले से मजम्मत करना चाहूँगा। हम सब पाकिस्तानी बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे अबाऊ अजदाद को जिन्होंने आज़ादी दी, पाकिस्तान को जिन्होंने आज़ादी दी, आज हम उनके जले हुए घर के आगे खड़े हैं और ये सब कुछ देखकर खून खौलता है मेरा। इसी के ऊपर मैं कुछ चंद अल्फाज कहूँगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। आज मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे खिश्तो खाक से बने इस मुआशरे में सबसे बेवकूफ़ चीज़ एहसास है, और एहसास भी उस इदारे के लिए जो हमारे मुल्क का एजाज़ है, जिनके घरों ने, माओं ने बेटों को शहादत के लिए पेश किया, जिन बेटों ने अपने बुरे बाप के कंधे का सहारा बनने के बजाय करोड़ों बापों का कंधों का सहारा बनने को तरजीह दी, जिनके बच्चों ने सारी ज़िंदगी अपने बाप की शफकत से दूर गुजारी, जिन्होंने अपने वतन की मोहब्बत में अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिनके बारे में शायर ने क्या खूब कहा है, तर दामनी पर शेख हमारी ना जाइए, तर दामनी पर शेख हमारी ना जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। जी हाँ, 9 मई को पाक अफवाज हमारी अजमतों का अलम बरदार इदारा अपने ही हम वतनों के हाथों बेतौकीर हुआ, तनकीद और ग्रोहबंदी का शिकार हुआ। मुझे कहने दीजिए कि इदारे का बिगाड़
मुल्क का बिगाड़ है। इस पर हमला वतन पर हमला है। इसका जवाल कौम का जवाल है। जब दुश्मन नाकाम हो चुके तो अपनों ने गैरों से भरकर छुरा घोंपा, हर तरफ जलाओ घेराव किया। मेरा दिल ये अनारकी देखकर खून के आंसू रो रहा था और पुकार पुकार के कह रहा था, कहाँ है अर्जो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, कहाँ है अर्जो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे। हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। उफक का चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। सानिहा 9 मई दरअसल मुल्क दुश्मनी का शाखसाना है। JSJ का हेडक्वार्टर, जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, वजीर आजम हाउस, एयरफोर्स की यादगार, MM आलम के तैयारे की तबाही, रेडियो पाकिस्तान, फौजी तंसीबात और सरकारी अमलाक पर हमला, शोहदा की यादगारों पर हमला इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हम किसी भी शख्स या ग्रोह को पाक सरजमीन और पाक फौज के आबरू को पामाल नहीं करने देंगे। पाक अफवाज हमारे सर का ताज, हमारी आन बान और हमारी शान है, और हम अवाम और बिलखसूस नौजवान पाक फौज के शाना बशाना करें हैं। मेरी तमाम गयूर मुजाहिदीन हक को सलाम, तमाम शोहदा को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 9 मई के हवाले से क्या पैगाम? 9 मई के हवाले से यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है। ये भी अफवाज पाकिस्तान जिन पर हम फूल निशावर करते थे और जिनके लिए हम इतना ज़्यादा ख्याल करते थे, पहले भी जंगें हुई हैं, आपको पता ही है कि अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना पाकिस्तानी कौम ने लड़ी हैं। लेकिन ये जो 9 मई वाला वाक़या है, इसके पीछे जो महरक़ात थीं, जिन लोगों ने नौजवानों को दूसरों को भड़का के ये किया है, उस पर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि तमाम इख्तलाफात चीज़ों को भूल के कौम से माफ़ी मांग ले। ISPR ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ऐसे लोग सियासतदान जो हैं कौम से खुले दिल से माफ़ी मांग लें तो तमीरी सियासत में किरदार अदा करें, हम साथ चलने को तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो चाहिए कि कौम से माफ़ी मांगें और तमीरी सियासत करते हुए मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ें। और सीधी सी बात है, ये स्लोगन जो है कि 9 मई नेवर अगेन, ये पाकिस्तानी कौम ये इस किस्म का वाक़या नहीं देखना चाहती और अफवाज पाकिस्तान के साथ इस किस्म का बर्ताव नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये वही है हर मुसीबत में, हर घड़ी में वो शाना बशाना खड़े होते हैं कौम के साथ। तो ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग हमारे बहन भाई हैं। जब हमारे बहन भाई हैं तो हम इनको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? तो मैं तो ये समझता हूँ पैरामेडिकल स्टाफ में एज ए डॉक्टर सारे मकात फ़िक्र के लोग इनके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। 9 मई के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? 9 मई का जो वाक़या हुआ है, आज हम कोर कमांडर हाउस आए हैं, बड़ा दुख हुआ है ये हालात देख के। मैं पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये हमें थाली में रख के नहीं मिला, बल्कि ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। जब पाकिस्तान बना था तो 10 लाख लोगों ने जाने दी थी और करोड़ों लोग जो उनसे हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, ये वो लोग थे जो अपना घर बार छोड़ के आए, माल मवेशी छोड़ के सब कुछ छोड़ के उन्होंने कुर्बान कर दिया पाकिस्तान पे। और फौज पाकिस्तान की बात करें तो हर मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी होती है, चाहे वो जंग का मैदान हो, दहशतगर्दी का मैदान हो, ज़लज़ला मुतासरीन हो, सैलाब मुतासरीन हो, या ट्रेनों का कोई हादसा हो या फ़ज़ाई हादसा हो। तो हमें चाहिए हम मुल्क को कौम की खूब जो सा ये हिफाजत करें। जज़ाकल्लाह खैर। 9 मई के हवाले से आप भी क्या समझते हैं कि अब हमें कौन से ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि जिससे मेरा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, 9 मई को सामने रखते? जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। और जब तक जो इस 9 मई के मास्टरमाइंड्स हैं, जब तक ये कानून के कटहरे में नहीं आते, जब तक ये अकाउंटेबल नहीं होते, तब तक ये वाक़यात रिपीट होते रहेंगे। अब हमें एक और 9 मई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और हमें कानून को अमल में लाना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि अभी तक 1 साल बीत गया है, अभी तक जो मास्टरमाइंड्स हैं 9 मई के, अभी तक वो कानून के गिरफ्त में नहीं आ सके। तो मैं तो यही डिमांड करता हूँ कि बस कानून शुड टेक इट्स कोर्स, द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और इंशाल्लाह मुल्क बहुत तरक्की करेगा।
آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے 9 مئی سے کچھ سیکھا ہے من حیث القوم؟ جی یہ مجھے بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم نے وہ لیسنز نہیں لرن کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، اور ابھی بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو نفرت کی سیاست اور جو انتشار کی سیاست ہے وہ اتنی پھیل چکی ہے، خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن میں، کہ اب کوئی سیاسی گفتگو مہذب طریقے سے کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب گالم گلوچ کا کلچر ہے، دھمکیوں کا کلچر ہے، کوئی زیادہ بات نہ پسند آئی تو لوگ تو جلاؤ گھیراؤ کر دیتے ہیں، جس طرح ہمارے قائد کی رہائش کا جناح ہاؤس کو پچھلے سال کیا گیا۔ تو میرے تو خیال میں کہ جو ہم سیکھ سکتے تھے اس ثانیے سے، اس سیاہ ترین دن سے، وہ ابھی تک ہماری قوم نے نہیں سیکھا۔ ہمارے اندر ٹالرنس کی کمی کیوں ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے بہت محرکات ہیں۔ انفارچونیٹلی کچھ سیاسی لوگ، یا میں ان کو سیاسی لوگ بھی نہیں، میں ان کو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ کہوں گا، جو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، اس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، لیکن کسی سے نفرت کروا کے آپ اپنی پاپولیرٹی نہیں بڑھا رہے، آپ صرف معاشرے میں ایک نفرت کا ماحول پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر کو تھوڑا سا نیچے کریں، اور فیک نیوز اور یہ جو ہیٹریڈ والی جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کو ہم ذرا نیچے لے کے آئیں۔ ویئرس، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ آپ ایک کام کریں، آج میں آپ سب کو ایک مشورہ دوں گا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بیسکس بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ میں کسی آتھر کا کسی آتھر کو آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا، میں ایک سبجیکٹ بتا رہا ہوں، گلوبل پالیٹکس۔ اس کی جو بیسک بکس ہیں، جو بنیادی کتابیں ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ نا کبھی کوشش کیا کریں انٹرنیشنل ریلیشنز کے فنڈامنٹلز پڑھیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوتی ہے؟ جس میں ریاست کے دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیسے آپریٹ کرتی ہیں، پھر ہیج منی کیسے قائم کی جاتی ہے، جو سپر پاورز ہوتی ہیں وہ میجر پاورز کو، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کو یا ڈیولپ ورلڈ کو کیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ میں بڑے آسان الفاظ میں لے مین کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیشنل انٹرسٹ کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کے حصول کے لیے ریاستیں کیا کچھ کر جاتی ہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ پڑھیں گے نا تو اس میں پھر آپ کو ایک رول پاکستان کا بھی نظر آئے گا اپنے ڈیفنس میں، اس میں آپ کو ایک رول پاکستان کا بھی نظر آئے گا کولڈ وار کے دوران، اس میں آپ کو ایک رول پاکستان کا بھی نظر آئے گا آفٹر کولڈ وار، اس میں آپ کو پاکستان کا رول نظر آئے گا افغان وار سے لے کر دہشت گردی کی جنگ تک، اس میں آپ کو پاکستان کا رول نظر آئے گا کشمیر سے لے کے کارگل وار تک، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کن کن موقعوں پر پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کن کن موقعوں پر دو قومی نظریے کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی، کن کن موقعوں پر پاکستان کی آئیڈینٹی کو ڈیمیج کرنے کی، ٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی، کن کن مواقعوں پر پاکستان کو، میں اللہ نہ کرے میں ایک بات نہیں کہنا چاہتا، صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ تو ان مواقعوں پر ہمیں اپنی فوج ہی نظر آئی جس نے اپنی جان کے نذرانے دے کر اس ملک کو بچایا۔ آپ یقین کریں پاکستان خطے میں اس جگہ پہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری افواج کمزور ہو جاتی ہے، یہ چند کلومیٹر دور آپ کا ایک ازلی دشمن بیٹھا ہے۔ امریکہ بھی ہماری پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے، اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جو گریٹ گیم ہوئی ہے یا جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو آپ بھی کہہ سکتے ہیں جو موڈیلٹیز ہیں، اس میں وہ رتھلیس ہوتی ہے۔ تو مختصر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیاست کریں، سوشل میڈیا بھی یوز کریں، ہر کام کریں، اختلاف رائے بھی اگر کسی سے ہے وہ بھی آپ کریں، لیکن ایک مینر کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ۔ آپ کے منہ سے نکلے گئے الفاظ، آپ کے شہداء کے جو وارث ہیں، آپ کے شہداء کے جو ریلیٹیوز ہیں، یا آج جو اپنے گھر والوں کو کئی 100 کلومیٹر دور چھوڑ کے 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے کھڑے ہیں میری اور آپ کی حفاظت کے لیے، اور ان کی اپنی زوجہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، محلے داروں سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شکر اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔